हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिन से मेरे पास बच्चे बोल रहे थे। और क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है, अभी वैसे फ़िलहाल चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है क्लास 9 में। उसकी भी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेगी। ये मत सोचिएगा कि वो हम रोक देंगे। आपको क्लास 9 के नोट्स मैं अपलोड करता रहूँगा। और आज से बेटा जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री है। तो बेटा बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्लास 11th आपका 50% आपका अगर देखा जाए तो क्लास 12th का क्लास 11th पे होता है। 50 से 60% है। तो बहुत ध्यान से आपको बेटा नोट करना है जो मैं बताऊँ। तो पहला चैप्टर बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए बेटा चैप्टर क्या कह रहा है। चैप्टर कह रहा है कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने। अब तक के आप बेटा क्लास 9th में 10th में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी। जो क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे स्पेशली उनके लिए। तो क्लास 11 की जो स्टूडेंट है बेटा आप खुद बताइए कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या कह रहा है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या, केमिस्ट्री में कैसे क्या चीज़ें बनती हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, मैकेनिक्स कैसे होती है, रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे कि हम देखते हैं कभी कोई बच्चा जैसे कि क्लास में गया, फर्स्ट टाइम उसका एडमिशन जब होता है बच्चे का दिखवाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चा उस क्लास के माहौल को समझने में टाइम लगता है। उसको धीमे धीमे हर एक का नेचर पता करता है कि कोई झगड़े वाला बच्चा है तो कोई हमारे पास एक फ्रेंडली नेचर वाला कोई बच्चा हमें मिलेगा, और कुछ बहुत सारे कुछ शरारती बच्चे भी मिलेंगे, यानी कि अलग अलग होगा। तो वैसे ही यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में ये यही बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग केमिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे पास ढेर सारे केमिकल्स कंपाउंड होंगे, रिएक्शंस होंगी, मैकेनिज्म होंगे, और ढेर सारी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे दिखते होंगे, और उनका कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स एंड द रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सबस्टेंसेस एंड डिस्क्राइब द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये सारी चीजें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, ये ब्रांच होती है साइंस की, होती है केमिस्ट्री। इसमें स्टडी करते हैं कि प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, इसमें बनाएंगे कैसे हम मैकेनिज्म वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज का मतलब यानी कि दिखते कैसे हैं, कलर क्या है, टेस्ट में कैसे होंगे, अगर कोई केमिकल कंपाउंड हम टेस्ट करते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड और सारी रिएक्शन जितनी भी सारी हमारे पास रिएक्शन है वो सारी चीज़ हम सीखेंगे। तो ये एक बेसिक सी हमारी एक डेफिनेशन है। उसके बाद हम आते हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ की बुक्स में डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ पुरानी बुक्स में लिखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बोथ आर सेम थिंग। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट्स टुडे इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। इट केम अप एंड रिजल्ट सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग। सर नहीं समझ में आया। इसका मतलब बेटा ये कह रहा है कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये कोई पुराना सिद्धांत नहीं है कि केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये वेद वगैरह, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिस्ट्री इनकी ऐसे से ऐसी है, ये हिस्ट्री में हमने ये सीखा, ये वहाँ हमारे चंद्र मौर्य गुप्त राजे यहाँ से यहाँ आए थे, फिर उन्होंने इतने से इतने शासन की यहाँ पे इन्होंने इतनी यहाँ पे रूल किया था। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पुराना सिद्धांत नहीं है, कोई ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम जैसे जैसे रिसर्च करेंगे, जैसे जैसे इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें इसके बारे में पता चलता जाएगा। सर कैसे, तो देखिए पुराना सिद्धांत तो है नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का जब डेवलपमेंट हुआ, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है बेटा आज का। आज जो आपको होगा वो इंट्रोडक्शन पे है। तो ये केमिस्ट्री जो है हमारी वो आई कहाँ से, तो आज बेसिकली इसके ऊपर बात होगी। तो पुराने ओल्ड टाइम में हमारे पास क्या था कि हमारे पास दो अच्छी चीजें, हमने जब रिसर्च कर रहे थे पुराने वैदिक वगैरह, और जितने भी एशियन पीपल इंडियन थे हमारे, जितने भी पुराने पुराने लोग थे, बहुत मतलब जितने भी हमारे पास थे वेद थे, जितने भी हमारे पास ऋग्वेद, ये सारी चीजें जो थी रसायन शास्त्र के नाम से जानी जाती थी केमिस्ट्री उस टाइम पे। तो ये सब ने क्या करा उस टाइम पे, अपनी अपनी क्या कर रहे थे उसके बारे में जान रहे थे। ये कोई पुराना सिद्धांत नहीं है, इसको ये ना समझिएगा सर ये पुराना सिद्धांत है इसलिए हम पढ़ रहे, नहीं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर सके, एनालिसिस कर सके, उसको जान सके। तो जब रिसर्च हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे दो चीजें सामने हैं। वो दो चीजें क्या थी, एक हमारे पास भाई साहब आए थे यहाँ पे एक फिलोसोफर स्टोन के नाम से, वही
कोई इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक फिलोसोफर स्टोन थ्योरी आई थी हमारे पास, और एक आई थी एलेक्सर ऑफ लाइफ आई थी। सर ये फिलोसोफर स्टोन क्या है? तो फिलोसोफर स्टोन अगर आप जानेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते थे हिंदी में? पारस पत्थर। क्या कहते थे? पारस पत्थर। अक्सर आपने कहानियां सुनी होंगी इसकी पारस पत्थर की, कि पारस पत्थर को हम सोने में बदल देते हैं। ठीक है, वो वाला सोना नहीं जो आप सोते हैं आजकल लॉकडाउन में, वो वाला सोना जो गोल्ड जिसको कहते हैं। तो पारस पत्थर में ये बताया गया था कि फिलोसोफर स्टोन, अगर आपने देखी होगी तो हैरी पॉटर की एक मूवी आई थी फिलोसोफर स्टोन करके, उसमें भी तो यही था। सर हमने तो सिर्फ मूवी देखी थी, उसमें भी यही था। उसमें ये बता रहे थे कि फिलोसोफर स्टोन में पारस पत्थर, अगर आप देखते होंगे तो उसमें क्या लिखा है? विच वुड कन्वर्ट ऑल द बेसर मेटल। बेसर का मतलब सस्ता, क्या होता है? सस्ता होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, जो लोग हुआ करते थे वो भेड़ बकरियों के पैरों में सस्ते मेटल, धातु जिसको बोलते हैं, वो बांध देते थे। और ऐसा माना जाता था पुराने टाइम पे कि उस पहाड़ पे अगर भेज देंगे तो उस पहाड़ पे क्या था, एक ऐसा एक जादू लोग कहते थे उस जमाने में कि जादू है, कि वो बैंगल जो कंगन जो पहना होगा भेड़ या बकरी वगैरह के या किसी भी भेड़ वगैरह के पैर में बांध देते हैं, वो सोने में बदल जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस पहाड़ पे जो भी चढ़ता है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे पूरी इसकी हिस्ट्री है कि ये शायद अगर आप देखेंगे कराची वगैरह में ये स्पेस लोकेटेड है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिलोसोफर स्टोन में यही बताया गया कि जितने भी हमारे बेसर मेटल होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे किसमें? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते थे। यानी कि यहाँ से हमारा जन्म हो गया था केमिस्ट्री का, यहाँ से हमारी केमिस्ट्री का जन्म हो गया था कि हाँ यहाँ से पता चलने लगा था। लेकिन लोग इसको जादू समझ रहे थे कि ये मैजिक होता था फिलोसोफर स्टोन में। तो इस चीज़ की डेफिनेशन यही बताई कि जितने भी हमारे सस्ते मेटल होते थे, वो जो भी हो हमारा सस्ते मेटल जो भी होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे, पत्थर से सोना बन जाते थे, ये बताया गया। और एलेक्सर ऑफ लाइफ में क्या बताया गया? एलेक्सर ऑफ लाइफ में ये बताया गया टू टेल द इमॉर्टिलिटी, टू टेल द इमॉर्टिलिटी एलेक्सर वॉज सेड टू क्योर ऑल द डिसीजेस। इसमें ये बताया गया कि इमॉर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। नहीं, इमॉर्टिलिटी का मतलब बताया। इमॉर्टिलिटी के बारे में का मतलब ये होता है बेटा कि कोई चीज़ का अमर होना। आप कहेंगे सर ये केमिकल केमिस्ट्री से अमर कैसे? अमर का जो मतलब यहाँ पे कहा है इमॉर्टिलिटी, ये किस सेंस में कहा है? ये इस सेंस में कहा है, जब एलेक्सर ऑफ लाइफ ने केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो धीमे 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 इनको वो वाले केमिकल कंपाउंड या वो वाली केमिस्ट्री मिलने लगी जिसमें मेडिसिन वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह होती थी, जो मेडिसिन वगैरह दे के लोगों की जान बचाते थे। तो लोगों को लगता था अरे ये तो जादू कर रहा है। ये जादू नहीं होता था। आज के ज़माने में क्या है, डॉक्टर दवा देते हैं सही हो जाते हैं, तो हम लोग उसको जादू थोड़ी ना कहेंगे, हम लोग कहेंगे साइंस है। तो उस ज़माने में इमॉर्टिलिटी, टू टेल द इमॉर्टिलिटी, इन्हीं ने जो इमॉर्टिलिटी का मतलब बताया था, इमॉर्टिलिटी का मतलब बता दे रहे हैं, ये है अमर। अमर, अमर का मतलब जिंदा रहना। अब जिंदा रहने से मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई जादू कर दिया, नहीं। ये उस जमाने में इन्होंने क्या बताया था? क्योर, क्योर यानी कि कैसे हम अपने को बचाए सारे डिसीजेस से। अगर आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में एलेक्सर ऑफ लाइफ, एलेक्सर को एक और नाम से जाना जाता था जिसको कहा जाता था मैजिशियन। इसको क्या कहा जाता था? मैजिशियन, मैजिक करने वाला या मैजिशियन भी बोलते थे। लेकिन हम आज इसको मैजिशियन नहीं बोलेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, आप सही होते थे, उसको मैजिशियन बोलते नहीं। ये यहाँ पे जो बताया इमॉर्टिलिटी का मतलब ये अमर होना। अमर का मतलब इन द सेंस क्या? इन द सेंस ये कि वो दवा है, यानी कि दवाओं वाली जो केमिस्ट्री अगर हम जो पढ़ लें केमिस्ट्री, उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इन्होंने क्या करा, जब ये यहाँ पे एलेक्सर ऑफ लाइफ आए तो उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल के रूप में वो सारे एलिमेंट, वो सारे हमारी जितनी भी केमिस्ट्री थी हमारी, जो जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल आज के ज़माने में, फार्मेसी जिसको कहते नहीं है, केमिस्ट के, तो वो वाली चीज़ें इन्होंने सारी खोज करने में लग गए थे, उस पर एनालिसिस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ये सारी चीज़ों के बारे में ये पढ़ रहे थे। और तब उन्होंने वहाँ पे देखा तो इन्होंने बताया एलेक्सर वाज सेड टू क्योर ऑल द डिसीजेस, सारे डिसीजेस से कैसे बचा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? ड्रग्स लेंगे। सर ड्रग्स क्या? ड्रग्स सर वो वाले ड्रग्स नहीं, वो ड्रग्स नहीं है जो आप देखते हैं मूवी वगैरह में। ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन होता है, ठीक है। तो ये एलेक्सर ऑफ लाइफ ने ये बताया। तो धीमे 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 क्या हुआ, जब एलेक्सर ऑफ लाइफ यहाँ पे इनकी जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने इमॉर्टिलिटी का टर्म बताया, फिर इसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, जो हमारे पुराने पिछड़े, जो हमारे कहेंगे जिसको पुराने जो लोग थे, एशियन पीपल,
जो हमारे पास एशियंट पीपल थे, बहुत ही पुराने लोग, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो नॉलेज थी उनके पास, ये पुराने ही तो लोग हैं, इनके पास ये नॉलेज आ गई थी। जो आज हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये पहले ही उस चीज़ के बारे में जान गए थे, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए थे बेचारे, अप्लाई नहीं कर पाए थे। ये वो चीज़ जान गए थे। जितने भी हमारे पुराने, जितने भी हमारे वैदिक लिटरेचर वगैरह है, वो ये सब जान गए थे कि केमिस्ट्री का कोई है, कुछ केमिस्ट्री से कुछ होता है, दवाएं बनती हैं, कुछ भी होता है, ये सारी चीज़ें, तो ये अप्लाई नहीं कर पाते। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे हमारे पास केमिस्ट्री का जन्म हुआ। फिर धीमे धीमे हम केमिस्ट्री के बारे में जानने लगे। फिर केमिस्ट्री का जो पहला जो हमारी जो केमिस्ट्री डेवलप हुई, वो कैसे हुई हम आपको बताते हैं। पहले ये नोट कर लिए बेटा आप लोग जल्दी से, इसको नोट किया, नोट कर लिए। मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको, ये वाला रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला रह ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बेटा अब आप कि केमिस्ट्री जो है हमारी, कैसे केमिस्ट्री का जन्म हुआ। अब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमें पता चली केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि केमिस्ट्री हमारे पास जो आई, केमिस्ट्री का जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जो हमारी केमिस्ट्री डेवलप हुई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चीज़ें हम जो बता रहे हैं आपको, आप नोट करिएगा बेटा। जो हमारी केमिस्ट्री सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई थी, डेवलप हुई थी, किस फॉर्म में हुई थी, केमिस्ट्री हमारी डेवलप हुई थी इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी, ALCHEMY, एल्केमी, सॉरी, LCHEMY, एल्केमी। और इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, लेट्रो केमिस्ट्री। सर ये क्या है बता रहे हैं अभी हम। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी पहले ये बता देते, फिर बताते इसका मतलब क्या है। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1300 से 1600 BCE, ये भी बताएंगे अभी। तो जो केमिस्ट्री हमारे पास डेवलपमेंट हो गई थी एलेक्जर ऑफ लाइफ फिलोसोफर स्टोन के पास, ये एल्केमी थी और लेट्रो केमिस्ट्री। सर ये क्या है, दोनों बेटा चीज़ें सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, चाहे एल्केमी की चाहे लेट्रो केमिस्ट्री। इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है जिसमें ड्रग्स वगैरह यानी कि मेडिसिन वगैरह की बात करते हैं, यानी कि दवाएं वगैरह की बात करते हैं, यानी कि ये वाली केमिस्ट्री हमारी कौन सी थी, जिसमें दवाएं वगैरह बनती है। आज की हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, आज हम कहते हैं एल्केमी को फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी वगैरह में जैसे मिलती नहीं दवाएं, तो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं इसको। और इसको लेट्रो केमिस्ट्री या एल्केमी भी बोलते हैं। यहाँ से हमारी केमिस्ट्री जो मेडिसिन वाली थी डेवलपमेंट होने लगी थी। कब हुई थी, 1300 से 1600 BC। सर BCE क्या होता है, BCE का मतलब होता है बेटा बिफोर कॉमन एरा। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जो हमारे लॉर्ड थे, लॉर्ड LORD, उनके ज़माने का, यानी कि उनका जो ईयर होता था वो ये ईयर होता था। जैसे कि आप किस ईयर में, 2021, आप किस में हैं, 2021 में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में। और ये किस में जीते थे, याले ईयर में जीते थे, बिफोर कॉमन एरा। फिर क्या हुआ, ये जो केमिस्ट्री हमारे इंट्रोड्यूस हुई, ये केमिस्ट्री जो हमारे इंट्रोड्यूस हुई, ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी सर, यूरोप में। यूरोप में कहाँ, अरब, ठीक है, वहाँ से हुई थी। फिर धीमे धीमे दूसरे कल्चर वाले लोग हम लोग की ये केमिस्ट्री को देख देख के अपना ट्रेडिशन बढ़ाने लगे, इसको केमिस्ट्री को फॉलो करने लगे। फिर क्या हुआ, हमारे पास अदर कल्चर्स के लोग आए। जैसे कि अदर कल्चर में आप देखेंगे चाइनीज थे, कौन कौन थे, चाइनीज और इंडियन भी थे उसमें, इंडियन। उन्होंने क्या करा, चाइनीज और इंडियन ने क्या करा, इस चीज को फॉलो करने लगे। अदर कल्चर में क्या था, चाइनीज और इंडियन, जितने भी हमारे पास चाइनीज थे और जितने भी हमारे पास क्या, जितने भी चाइनीज वगैरह थे और इंडियन थे, had their own ट्रेडिशन, अपना अपना बिजनेस बना लिया था। किस चीज का, एल्केमी कहिए चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहिए, इन दोनों चीजों का इन्होंने इस चीज को फॉलो करने लगे थे।
फिर जब देखा कि हमारी ये केमिस्ट्री डेवलपमेंट होने लगी, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होने लगा, लोग इससे सही होने लगे, तो धीमे 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 दूसरे लोग आने लगे, बाहर के लोग, और अदर कल्चर में चाइनीज़ और इंडियन जिसको हम बोलेंगे, हम तो थे ही और चाइनीज़ भी है, तो उन्होंने क्या करा, अपना इनको ट्रेडिशन बना दिया एल्केमी को, जिसमें ड्रग्स वगैरह बेचने लगे। जब जैसे ही ड्रग्स वगैरह बेचने लगे तो बहुत लोग कहने लगे भैया तो मैजिशियन हो रहा है, तो मैजिक हो रहा है। मैजिक नहीं है वो, आज के ज़माने में हम उसको कहते हैं डॉक्टर हम लोग को दवाई देता है तो हम लोग सही हो जाते हैं। ये थोड़ी ना कहते हैं सर आप तो मैजिशियन है ना। फिर क्या हुआ इनके बाद, फिर हम लोग को धीमे 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 केमिस्ट्री के बारे में पता लगने लगा। सर कैसे लगने लगा, इसको नोट करिए, फिर मैं रफ करूँ, इसको रफ करूँ बेटा, चलिए। फिर देखिए बेटा क्या हुआ, हमारे पास धीमे 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 केमिस्ट्री का पता लगने लगा। फिर जो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये बार बार मैं पॉइंट ये वाला हम लिखता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि जितने भी लोग थे इसमें, जितने भी पुराने लोग थे, फिर वो धीमे धीमे केमिस्ट्री को जानने लगे। केमिस्ट्री हमारी यहाँ से क्या होने लगी, इंट्रोड्यूस होने लगी। जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड हुई तो केमिस्ट्री का, आज हम केमिस्ट्री नाम पढ़ते हैं, लेकिन पहले के लोग इस केमिस्ट्री को क्या कहते थे, तो पहले के लोग इस केमिस्ट्री को कहते थे रसायन शास्त्र। क्या कहते थे, रसायन शास्त्र कहते थे। और क्या कहते थे, रसन तंत्रा कहते नहीं थे, तंत्रा, तंत्र मंत्र करते थे वो लोग, हवन लगाते थे, हवन लगाएंगे उसमें बहुत सारे चीज़ें डालते थे, आग निकलती थी उसमें से, क्या होता है अभी प्रोसेस बताएंगे, रसन तंत्रा। और केमिस्ट्री को किस नाम से जानते थे, रास विद्या, विद्या कला जिसको बोलते हैं, और रास क्रिया, KRIY, रास क्रिया। ये सारे हमारे केमिस्ट्री के नाम पहले हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ये सब केमिस्ट्री के नाम है, रसायन शास्त्र, रास विद्या, रास क्रिया, रसन तंत्रा, ये सारे हमारे जितने भी बेटा टर्म है, ये सारे हमारे केमिस्ट्री के नाम हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे ये जो केमिस्ट्री हुआ करती थी, अब क्या पता, हम लोग देखिए आज क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में क्या पढ़ते हैं, फिजिकल में सर पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं सर, जिसमें बहुत सारी ढेर सारी मैकेनिक्स रिएक्शन आती है, वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक। और इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं सर, जिसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो वही आज हम लोग को रसायन शास्त्र, कोई रास तंत्रा, रास विद्या, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस सीखेंगे। क्या पता इसमें कुछ और हो, क्या पता कुछ ये फिजिकल ऑर्गेनिक हो, क्या पता ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, क्या पता ये हमारे पास कौन सी हो, हमारे पास ये ऑर्गेनिक के अलावा फिजिकल भी केमिस्ट्री हो हमारे पास। तो ये सारे हमारी केमिस्ट्री के नाम हैं, और इसके अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके की चीज़ों का इन्वेंशन करा। लेकिन उस टाइम पे हम जो पढ़ते हैं आज 3 तरीके की केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उस टाइम पे ये सब नहीं था, सब मिक्सअप था। तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने, इन सारी केमिस्ट्री से, ये सारी केमिस्ट्री के नाम है, इन सारी चीज़ों से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। जैसे कि क्या क्या प्रोसेस निकाले, इन सारी केमिस्ट्री से क्या क्या चीज़ें रिसर्च करी, एनालिसिस करी, तो इन सारी चीज़ों से बेटा उन्होंने बनाया। ये पहला पॉइंट है, मेटा, क्या लिखा है, मेटालर्जी, ठीक है, डाइज वगैरह बनाई, मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर किया, क्या मैन्युफैक्चर किया, कॉस्मेटिक्स आइटम, जितने भी आपके पास कॉस्मेटिक्स आइटम्स होते हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छे से जानेंगी, ठीक है, क्या क्या लगाती हैं कॉस्मेटिक में, क्रीम वगैरह लगाती हैं, फेयर एंड लवली वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें कॉस्मेटिक आइटम। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, इन सारी केमिस्ट्री। सर ये मेटलर्जी क्या होती है, बेटा मेटलर्जी का मतलब होता है कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, हासिल करना, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक चैप्टर आएगा क्लास 12 में,
मेटलर्जी का मतलब होता है, इतना समझिए कि मेटलर्जी का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारा मेटल है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, कॉपर जिंक कुछ भी है हमारे पास, कॉपर है जिंक है कुछ भी है, ये अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होगा तो ये कहाँ से निकालेंगे? जो खाने वगैरह होती है, खान जब खुदाई वगैरह करते हैं अर्थ की क्रस्ट में, तो वहाँ पे हमें ढेर सारे मेटल मिलते हैं। क्या मेटल जो हमें मिलते हैं प्योर फॉर्म में होते हैं? नहीं, सर प्योर फॉर्म में क्या होंगे, वो इम्प्योर फॉर्म में होंगे। बाद में उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड लगाएंगे, तो उससे वो हमारा मेटल की सारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से। फिर उसके बाद जो हमें मेटल मिलेगा वो प्योर फॉर्म में होगा। हाँ एग्जैक्टली, जो हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिलता है ये सारे प्रोसेस के बाद, सफाई करने के बाद, जैसे कि आप चावल लाते हो घर पे तो चावल डायरेक्ट तो खा नहीं लेते हो, चावल लाते हो उसके अंदर से कंकड़ पत्थर ईंटे सब निकालते हो, ठीक है, मम्मी निकालती हैं, फिर उसके बाद उसको सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद हम धोते हैं फिर खाते हैं। तो उस प्रोसेस को ही मेटलर्जी कहते हैं, यानी कि मेटल्स को निकालना, निकालने के बाद सफाई सुथराई करना उसकी, फिर उसमें से जो मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। ये एक चैप्टर का नाम है, पूरा क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है ये। मेटलर्जी एक होता है, अभी इतना समझ लिया, मेटलर्जी का मतलब यही होता है। इस सारी केमिस्ट्री से और क्या क्या इन्होंने बनाया, डाइस वगैरह बनाए। डाइस तो जानते ही होंगे क्या होता है, डाई वगैरह जो लगाते हैं लोग। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक आइटम, जितने भी हमारे कॉस्मेटिक आइटम हो गए जो भी है, वो सारी चीज़ें हम इन सारी केमिस्ट्री से हम सीखने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी बेटा, इन सारी चीज़ों को बनाने लगी, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने लगी। बेटा इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम इसको फिर मिटाए जल्दी से। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या हुआ, एक पीरियड आया फिर मोहनजोदारो का। अब जो सारी चीज़ें हमने बताई उसके बाद हमारे पास किसका पीरियड स्टार्ट हुआ, मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली आप इनसे क्या समझते हैं, इनके नाम से, इनके नाम से आप समझते हैं सर ऋतिक रोशन? नहीं, वो नहीं है। इनके नाम से समझेंगे मोहनजोदारो जो मूवी आई थी एग्जैक्टली उसमें जो बताया गया था, देखा गया था, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री पूरी इनकी उठाई गई थी। तो मोहनजोदारो में आप एक टर्म देखेंगे एक्सकवेशन। सर ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि मोहनजोदारो में आप देखेंगे तो इन्हें ने अपने टाइम पे एक बहुत बड़ी जगह पे खान वगैरह में उसके अंदर खुदाई वगैरह कर दी, पहाड़ों की खुदाई वगैरह करते थे। सर ये कहाँ करते थे खुदाई? ये बेटा इन्होंने क्या करा, ये एक्सकवेशन का मतलब समझ जाइएगा, खुदाई करना, खुदाई, ठीक है, गॉड नहीं कह रहे, खुदाई, खोदना किसी चीज़ को। एक्सकवेशन का मतलब ये होता है हमारा, ठीक है। जब मोहनजोदारो बड़ी बड़ी खाने और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जब ये खुदाई कर रहे थे, तो देखिए केमिस्ट्री यहाँ से भी थोड़ी सी इन्वेंशन होने लगी। कैसे हुई देखिए, तो यहाँ से जब ये खुदाई वगैरह कर रहे थे तो खुदाई वगैरह के टाइम पे क्या हुआ, इनको वहाँ से डेवलपमेंट हुई हमारी ओल्ड केमिस्ट्री से। ये पता चल रहा था, प्रूफ हो रहा था कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ओल्ड है। जब ये खुदाई कर रहे थे, और खुदाई कहाँ कर रहे थे, पंजाब के सिंध, SINDH, सिंध और हरप्पा, HARRAPA, हरप्पा एक जगह है, पंजाब में एक जगह है सिंध और हरप्पा। जब ये खुदाई कर रहे थे पंजाब की सिंध और हरप्पा की जगह पे, तो इनको वहाँ से क्या हुआ कि केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, मेटल्स, इनको बहुत सारे वहाँ से मिलने लगे। अब इनको तो पता नहीं होगा सर ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। तो जब वहाँ पे क्या हुआ, जब ये खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते इस जगह पे इन्होंने पता करा कि यहाँ पे हमारी जो केमिस्ट्री है, जो हमारे बहुत सारे ढेर सारे हमारे जो मेटल्स वगैरह हैं, जो बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं, तो इनको तो अभी पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे इनको मिलने लगे थे। इनको नहीं मिले, यानी कि इनको वहाँ पे तो मिले थे लेकिन उस चीज़ का पता किसने लगाया था, मेटल्स और एलिमेंट बहुत सारे हमारे वहाँ पे खुदाई के दौरान मिलने लगे। तो इससे क्या हुआ हमारे पास, फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास आए आर्कियोलॉजिस्ट आए, ARCHEOLOGIST, आर्कियोलॉजिस्ट। ये कौन थे, ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो स्टडी करते हैं बेटा ह्यूमंस की हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह पे, हिस्ट्री वगैरह ह्यूमंस की हिस्ट्री वगैरह के ऊपर स्टडी करते हैं। इसको अभी हम बाद में बताएंगे, इसको फिर से बता रहे, एक बार सुनिएगा। जब ये खुदाई कर रहे थे तो क्या हुआ, पंजाब और सिंध की हड़प्पा की जगह पे, तो उनको वहाँ पे क्या मिले, मेटल्स और एलिमेंट मिले। पहला जो क्या हुआ यहाँ पे इनको जो मिला, क्या मिला इनको यहाँ पे, जिप्सम। क्या मिला, जिप्सम मिला। सर ये जिप्सम क्या होता है, जिप्सम वो होता है, ये देखिए CaSO4
2H2O नहीं दिख रहा है, फिर से बता दे रहे, CaSO4.2H2O ये होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम जिसको हम लोग कहते हैं वाइट पुट्टी जिसको कहते हैं, जो आप घरों में लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में लगाते हैं, ताकि हम जब ये जो होती है जिप्सम बहुत ही स्मूथ होती है, ये क्या करती है कि दीवार को स्मूथ कर देती है। कहते नहीं कि पहले पुट्टी लगा दो, पहले जिप्सम लगा दो तब सही होगा हमारा, वरना सीलिंग वगैरह आ जाएगी। तो जिप्सम यूज़ करते हैं सीलिंग वगैरह के लिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। कुछ लोग 2H2O भी लिखते हैं, तो कुछ लोग इसको हाफ H2O भी लिखते हैं। ये होता है हमारा, इस फॉर्मूले का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रेटेड सल्फेट भी कह सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फेट, हाइड्रेटेड का मतलब है पानी, हाइड्रेटेड का मतलब है पानी, या आप हाफ H2O भी लिख दो, H2H2। ये जिप्सम जब क्या कर रहे थे, जब ये खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पे जिप्सम मिली। जिप्सम ये फॉर्मूला होता है। अगर आप देखेंगे CaSO4 और भी जगह इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल वगैरह में। जब कोई मान ली कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं भैया POP करवाना पड़ेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर वहाँ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम इसी को बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। POP का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, इसका बहुत सारा, इसका हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, हाथ में प्लास्टर बांधते हैं, तो ये वहाँ भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है हड्डी वगैरह को, बोन्स वगैरह को जोड़ने के लिए। तब क्या हुआ, हमने जब इन्हें खुदाई करी तो वहाँ पे इनको एक जिप्सम सीमेंट मिली, जिप्सम सीमेंट मिली। जब जिप्सम इनको सीमेंट मिली, उसका फॉर्मूला ये, इसका नाम ये, और इसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर और भी चीज़ें इनको मिली। क्या मिली? यानी कि जिप्सम सीमेंट के अंदर यानी कि इसके अंदर इनको और भी चीज़ें मिली। उसके अंदर मिली हमारा लाइम। सर लाइम क्या? नींबू? नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ से केमिस्ट्री थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है धीमे धीमे। सारे फॉर्मूलेस, कंपाउंड वगैरह के नाम आपको देखने होंगे। और क्या मिला? सैंड एंड ट्रेसेस। सर ये क्या होता है? सैंड एंड ट्रेसेस क्या होता है? जैसे कि हम समुंदर वगैरह के किनारे या कोई रेती जगह के जहाँ पे पानी वगैरह हो, तो वहाँ पे जो रेत वगैरह होती है उसको बोलते हैं सैंड एंड ट्रेसेस। जो रेत वगैरह होती है उसी को बोलते हैं। और क्या मिला? और मिला हमें CaCO3 मिला इसके अंदर। यानी कि इतनी चीज़ें मिल रही थी। जब मोहनजोदाड़ो को पता भी नहीं था कि जब वो खुदाई वगैरह कर रहे थे, एक्सकवेशन वगैरह कर रहे थे पंजाब सिंध के हड़प्पा की जगह पे, तो उनको यहाँ पे ढेर सारी ये सारी चीज़ें मिल रही थी। जिप्सम मिला, जिप्सम के अंदर ये सारी चीज़ें कंटेन थी, लाइम था, सैंड ट्रेसेस थे, और कैल्शियम कार्बोनेट था। ये क्या होता है? Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और ये किस में काम आता है सर? ये आता है कंस्ट्रक्शन के काम। कंस्ट्रक्शन क्या? जो घर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, उनके काम ये सीमेंट इस्तेमाल होती है। ये याद रखिएगा, सीलिंग वगैरह के लिए ये जो सीमेंट होती है हमारी, नॉर्मल सीमेंट से अलग होती है। ये सीमेंट जो होती है हमारी खुरदरी दीवारों पे भी लग सकती है और प्लेन स्मूथ दीवार पे भी लग जाती है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये हमने बता दी इसके फॉर्मूले। अभी आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है। फिर क्या हुआ, हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट आए। ये सब पता किसने लगाया ये सारी चीज़ों का? ये स्टडी जो करता है ह्यूमन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो स्टडी करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, कि भैया और क्या था बताओ, और क्या क्या चीज़ें थी, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए हमारे पास, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, ये जो सीमेंट वगैरह है इसको हम लोग यूज जो करते हैं, ये सारे काम जो हमने आपको बताए, ये किसने बताया? आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने क्या करी, पूरी हिस्ट्री लिख डाली, पूरी हिस्ट्री लिखी। हिस्ट्री किसकी लिखी? ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करा, रिसर्च करी इसके ऊपर। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। तो इससे और क्या क्या बन सकते हैं? बेक्ड, अगर आप देखेंगे अपनी बुक में बेक्ड ब्रिक्स लिखा होगा। बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स क्या होता है? बेक का मतलब तो होता है बेक करना, अवन में डालना, उसको बेक करना, गर्म करना। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, ठीक है, ईंट होता है। जो ईंट वगैरह पहले कैसे बनती थी? मड मिक्सचर बना के उसको भट्टी में डाल दिया, गरम किया, गरम करने के बाद क्या किया, उसको कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया। तो ये जो एक प्रोसेस आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये सब वगैरह रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में, जब इन्होंने खुदाई करी, फिर इसके बारे में ये मिला और इसके बारे में जाना, इन लोगों ने हिस्ट्री पूरी इसके बारे में बताई कि ये चीज़ें हैं,
तो इन्हीं ने कहा कि यहाँ से इससे हम बेक्ड ब्रिक्स यानी कि जो ईंट होती है वो भी बना सकते हैं। और उसको बनाने का जो तरीका था वो हमारा कौन सा था, अवन में डाल रहे हो तो कोई फिजिकल मेथड थोड़ी ना है, केमिकली तो मेथड है। तो ये हमने केमिकल मेथड के जरिए से ईंट वगैरह को गर्म किया, करने के बाद उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जा रही थी और उसकी वजह से हमारे ये केमिकल प्रोसेस के अंदर आ गया। तो हमने देखा भैया यहाँ से हमारी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जो हमारी केमिस्ट्री थी उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और हमने चीज़ देखी कि हमारी जो केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ये उस टाइम पे भी थी लेकिन इतना लोगों को नहीं मालूम था। आज हम लोग बेटा जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मॉडर्न केमिस्ट्री है। ये जो केमिस्ट्री थी ये वेद वगैरह की केमिस्ट्री थी, आयुर्वेद वगैरह की, यानी कि हम लोग आजकल फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, दवा वगैरह की, वो आयुर्वेद वगैरह की बात करते हैं, जड़ी बूटी जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मोहनजोदारो के पीरियड में देखी। आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ढेर सारी चीज़ें फाइंड करी और कहा कि भैया ये तो एक केमिस्ट्री का फिनोमिना है, केमिकल प्रोसेस के रूप में इन्होंने काम करा। बेक्ड ब्रिक्स को में जिसको ईंट कहते थे, ईंट के उन्होंने क्या करा, ईंट बनाए, उसको अवन में डाला, गर्म किया। ये एक क्या था, एक केमिकल प्रोसेस था। तो इसको बेटा नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं इसके आगे का क्या है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास आफ्टर पीरियड ऑफ मोहनजोदारो के बाद जो हमारे पास आए वो हमारे पास धीमे धीमे रिसर्च करते गए, एनालिसिस करते गए, फिर हमें धीमे धीमे मेटल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड वगैरह यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। क्या पहला एलिमेंट जो हमारा डिस्कवर हो गया अभी यहाँ पे आफ्टर पीरियड ऑफ मोहनजोदारो, पहला हमारा एलिमेंट डिस्कवर हो गया। कौन सा था वो, कॉपर। कॉपर को कैसे डिस्कवर किया गया, एक प्रोसेस से। उस प्रोसेस का नाम अभी हमने क्या बताया था, कॉपर मेटलर्जी। कॉपर मेटलर्जी मोहनजोदारो के पीरियड के बाद आया हमारे पास कॉपर मेटलर्जी। सर कॉपर मतलब तांबा, मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जिसमें से हम कॉपर को प्योर फॉर्म में निकाल लेते हैं और कॉपर के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको केमिकली या फिजिकली मेथड से हम हटा के सारी इम्प्योरिटीज को, उससे जो मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं प्योर फॉर्म में कॉपर को, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। अब वो प्रोसेस के अलग अलग नाम हो सकते हैं। मेटलर्जी जो होता है ये पूरा एक टर्म है, जिसमें से हम उस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये पूरा टर्म है जिसमें से हम सारे एलिमेंट्स को, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसके अंदर प्रोसेस आते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिससे हम अलग अलग मेटल्स की अलग अलग मेथड लगा के उनको ऑब्टेन करते रहे। तो चलिए सीखते हैं पहले कॉपर मेटलर्जी क्या होता है। कॉपर का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, तांबा, TAMBA, तांबा। तांबा क्या होता है सर, कॉपर मेटलर्जी में क्या बताया, कॉपर मेटलर्जी में डेट बैक टू द 4th BCE इन द हिमालय रीजन। इट वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू डिस्कवर इन मेटलर्जी। ये पहला एलिमेंट था जो हमारा मेटलर्जी के प्रोसेस से डिस्कवर हो गया। और कॉपर मेटलर्जी बेटा हमारे पास, जिसको हम कहेंगे हिंदी में, 4वीं शताब्दी में आई, यानी कि 4th BCE में। वो BC का मतलब तो हमने बता दिया, बिफोर कॉमन एरा। ये कहाँ हमारे पाए गए, जो हमारा कॉपर मेटल डिस्कवर हुआ था, ये बड़े बड़े हिमालय रीजन्स के आसपास जब खुदाई वगैरह चल रही थी, जब वहाँ पे ये रिसर्च वगैरह, एनालिसिस वगैरह किया जा रहा था, एक्सकवेशन वगैरह किया जा रहा था, तब वहाँ से हमको ये हिमालय रीजन के आसपास से कॉपर मिला था। फिर उसकी मेटलर्जी की थी। सर नहीं समझ में आया, मेटलर्जी का मतलब बेटा अभी हमने आपको बताया, तो अभी एक बार फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस बताएंगे उसका। तो वहाँ से हमें पहला एलिमेंट जो मिला, फर्स्ट एलिमेंट जो बेटा हमको मिला वो कौन सा था, हमारा पहला एलिमेंट वो बेटा कॉपर था हमारा, तांबा जिसको कहते हैं। चलिए अब तांबा मिला कैसे वो देखते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा एक लाइन और सुनिए, कॉपर एंड इट्स अलॉय वर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट कॉपर ब्रोंज। इसका मतलब है जो हमें कॉपर मिला है वो किससे बना है, एंड इट्स अलॉय वर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट कॉपर ब्रोंज। उसके अंदर क्या होगा, एलॉय का मतलब पहले बता दे रहे हैं क्या होता है। देखिए एलॉय का मतलब होता है बेटा, एलॉय का मतलब होता है एक मिक्सचर। सर किसका मिक्सचर होता है, चीनी पानी का नहीं, मिक्सचर होता है हमारे पास मेटल का और एक होता है नॉन मेटल का होता है। मेटल कौन से होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल होती है। इस तरफ वाले मेटल, इस तरफ वाले नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। ये किडनी नहीं है,
ना लंग्स है। इस तरफ वाले मेटल, इस तरफ वाले नॉन मेटल होते हैं। तो इसके बाद हमने कहा इन दोनों के मिक्सचर को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है हमारा एलॉयज बनता है, उसी को कहते हैं। तो इन्होंने लिखा है कॉपर एंड इट्स एलॉय वर ऑल्सो यूज्ड। कॉपर और कॉपर की मिक्सचर बना के हम और भी कुछ बना सकते हैं जिसको कहते हैं कॉपर ब्रोंज। सर ये ब्रोंज क्या होता है? कॉपर ब्रोंज का मतलब बेटा होता है, चलिए ये भी बता दे रहे हैं आपको। कॉपर ब्रोंज, कॉपर तो जानते हैं, ब्रोंज का मतलब क्या होता है? ब्रोंज भी एक मिक्सचर होता है, किससे बना है? एलॉय। एलॉय यानी कि कॉपर के अंदर कुछ और भी डाला होगा। ब्रोंज का मतलब देखिए कॉपर तो होगा, कॉपर तो होगा, एलॉय का मतलब यही तो बताया था कि एक मेटल एक नॉन मेटल। तो कॉपर के अंदर देखिए, मेटल के अंदर जो होगा हमारे पास, मेटल में कॉपर तो होगा क्योंकि कॉपर का मिक्सचर बनाना है एलॉय का मतलब, तो एलॉय में कॉपर तो होगा, उसके साथ कुछ मिलाना है। तो ये ब्रोंज क्या है? ब्रोंज जो है बेटा जो बना हमारा वो दो चीजों से मिलके बना, कॉपर और एसएन। एसएन क्या है? सुंदर नहीं, एसएन का मतलब होता है टिन। एसएन जो होता है वो सिंबल होता है और उसका पूरा नाम होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक हमारा एलिमेंट होता है एसएन, उसको बोलते हैं टिन। TIN, टीन नहीं, टिन होता है। और कोई पूछेगा कि बेटा ब्रास क्या होता है? ये भी बेटा बनता है मिक्सचर से, मेटल और नॉन मेटल को मिला के। सर मिक्सचर में क्या डालते हैं? पहला मिक्सचर डालते हैं कॉपर का और दूसरा उठाते हैं हम जिंक का। Zn को जिंक कहते हैं, Cu को कॉपर कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ब्रास, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ब्रोंज। अब समझ में आ गया आपको? तो इन्होंने कहा है कॉपर एंड इट्स एलॉय वर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट ब्रोंज। चलिए इसको उतार दिया, अब हम इसकी बात करते हैं इसके प्रोसेस की। देखिए कॉपर मेटलर्जी में क्या लिखा है? कॉपर मेटलर्जी को हासिल करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कराते हैं स्मेल्टिंग, एक प्रोसेस ये होता है, और उसी का दूसरा नाम होता है रिडक्शन ऑफ मेटल। सर स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? सर स्मेल आना नहीं, स्मेल्टिंग का मतलब होता है गलाना, किसी चीज़ को गलाना, गला देना। ज़्यादा हीट करोगे ज़्यादा गल जाएगा वो, ठीक है, गला देना। जैसे कि हम लोग करते नहीं है कि लोहा वगैरह होता है पिघला देते हैं, गला देते हैं एकदम जला के, एकदम ज़्यादा हीट करके आग लगा देते हैं, गलाना। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि इसका मतलब हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए बेटा यहाँ से आपकी असली केमिस्ट्री जिसको कहेंगे अब वो स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को पूरी तरीके से हटा देना। सर ऑक्सीजन को हटा देना समझ में नहीं आया, चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे पहले मान ली हमारे पास कॉपर है। अब देखिए जो हम जितनी वगैरह जो हम कॉपर वगैरह निकालेंगे हिमालय के रीजन से, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉपर हमको मान ली कॉपर है, हमने इस रूम में मान ली बहुत ढेर सारा मलबा है, हमने उसके अंदर ये छुपा दी, हमने कहा इसको प्योर फॉर्म में लेना है। जब वो मलबा हटाएंगे तो वो जो मलबा होगा, जो हमारा वेस्टेज होगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया होगा। अब हमने जो एकदम प्योर फॉर्म में छुपाया था ये कॉपर, तो कॉपर ये प्योर फॉर्म में मिलेगा ना, इसके ऊपर इम्प्योरिटीज होगा, डस्ट पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन भी होगी। तो यानी कि ये कॉपर को अब क्या करना पड़ेगा? स्मेल्टिंग करनी पड़ेगी, गलाना पड़ेगा या ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी। तो कॉपर के साथ साथ अब जो कॉपर छुपाएंगे, कॉपर के साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड होगा। इस कॉपर ऑक्साइड को में से कॉपर निकालना है हमें, इसके साथ तो ये इम्प्योरिटीज आ गई है ना, कॉपर निकालना है, ये चाहिए, इसके साथ ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लगा देंगे C। देखिए यहाँ से इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको रिएक्शन करेंगे C से। सर C क्या? कार्बन नहीं, वही समझिएगा, कार्बन ही समझिएगा। C है कोक। सर कोक पीने वाली, थम्स अप नहीं। कोक जो होता है बेटा, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये ऑक्सीजन को पकड़ के खींच के बाहर निकाल देता है। इसकी टेंडेंसी, इसका काम ये होता है कि ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर फेंक देता है। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा यहाँ पे Cu और निकल जाएगी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी बाहर गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और हमें मिल जाएगा क्या? प्योर फॉर्म में कॉपर मिल जाएगा। बस बात खत्म। अब इसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग से भी करवाते हैं कह दो, या रिडक्शन ऑफ मेटल कह दो। सर एक और बताइए, चलिए एक और बता देते हैं। कॉपर ऑक्साइड लिया, इसके अंदर डालेंगे H2 हाइड्रोजन गैस, इससे क्या करेंगे? इसमें क्या करेगा?
ये क्या करेगा, ये कॉपर निकाल लेगा, Cu अलग हो जाएगा और H2O, जैसे कि CO H2O निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। पानी क्या है, लिक्विड है। ये किस फॉर्म में आ गया, प्योर फॉर्म में आ गया, PF प्योर फॉर्म में आ गया। और क्या कर सकते हैं, तीसरा कुछ और भी कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड को किसी और से भी हम रिड्यूस करवा सकते हैं। ये देखिए रिडक्शन ही हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और किससे करा सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दिए, CO से। तो ये क्या होगा, Cu यहाँ से निकल जाएगा और ये एक CO था, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो ये कॉपर प्लस CO2, ये गैस बाहर निकल जाएगी और ये मिल जाएगा PF प्योर फॉर्म में, हमें कॉपर ऑक्टेन एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। सर ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये जो बेटा है हमारे, ये हो गया C हो गया कोक, H2 हो गया कोक हो गया, H2 हो गया या CO हो गया, ये बेटा तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। इनके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि किसी एलिमेंट से खींच के किसी का ऑक्सीजन या किसी का भी हमारा कोई भी गैसेस वगैरह में या लिक्विड वगैरह में खींच उसको बाहर फेंक देता है। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो उसको पुल करके बाहर खींच के निकाल के फेंक देंगे। इसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये दिमाग में रखिएगा, कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये होते हैं कोक होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, CO होता है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा ये वर्क किस पे करते हैं, ये उन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे जो लाइटर एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे लाइटर एलिमेंट है। देखिए कॉपर हुआ, ये कॉपर क्या है, ये सब क्या है, हमारे लाइटर एलिमेंट है। इसके ऊपर इसको ही टेंडेंसी निकाल, ऐसा समझिए लाइटर एलिमेंट क्या, हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे ये मानिए आप, जैसे यहाँ पे मान लिए लाइटर एलिमेंट्स का मतलब, ये इधर देखिएगा बेटा, इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, कॉपर ब्रोंज वाली, ये आपको समझ में आ गई है। इसको इधर देखिए, ये लाइटर एलिमेंट का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लिए हमारे पास एक हमारा हो गया, एक बंदा ये हो गया, ठीक है, एक बंदा हमारा यहाँ पे ये हो गया और एक बंदा बेचारा मरियल सा छोटा सा ये है। ये कह रहे हैं बंदे और ये बंदा, ये दोनों जो है बहुत ही ताकतवर है, ये बेचारा नाजुक सा कमज़ोर सा, ठीक है। ये दोनों बंदे जो कह रहे हैं बहुत ताकतवर हैं, ये भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा कमज़ोर है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में जब लड़ेंगे तो इनको भी डर लगेगा कि भैया सामने वाली भी पार्टी है खतरनाक, और इनको लगेगा कि हाँ भैया ये भी जिम में जाता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना गुस्सा ज़्यादा किसको आराम से पीट सकते हैं, इसको पीट सकते हैं ना। अब सुनिए यहाँ पे क्या बता रहे थे, तो यहाँ पे जो हमने कहा ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट वही काम करेंगे जो सिर्फ लाइटर एलिमेंट होंगे। तो ये सारे जितने एलिमेंट हैं ये लाइटर वाले एलिमेंट है, तभी ये इसको खींच के रिड्यूस करके बाहर निकाल देंगे। अगर ये लाइटर एलिमेंट की जगह हैवियर एलिमेंट्स आए तो क्या होगा सर, तो भी ये काम नहीं कर पाएंगे। ये वाले रिएजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन होगी उसी को खींच के बाहर फेंक सकते हैं। अगर यहाँ पे हैवियर एलिमेंट आए तो क्या करेंगे सर, हैवियर एलिमेंट अगर आ जाएंगे, इसको मैं मिटा दूं, अगर हमारे पास हैवियर एलिमेंट आएंगे तो क्या होगा, अगर हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स आ जाए सर तो क्या होगा, हैवियर एलिमेंट्स बेटा अगर आ गए हमारे पास, Na हो गया, K हो गया, Pb हो गया, ये सारे हमारे हैवियर एलिमेंट्स हैं। अगर ये सब आ गए, अब इनसे यहाँ पे इनका इस्तेमाल करके इनसे भी हम निकालें, ये सारी चीज़ें के पोटेशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, इन सब से निकालना है। तो इनसे निकालने के लिए हम भी ये वाला मेथड रिड्यूसिंग एजेंट इसमें घुसेड़ के निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हम देंगे इसको तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे के इसको तोड़ेंगे। पहले ये क्या कर रहे थे एलिमेंट, ये वाले इसको आराम से तोड़ के बाहर खींच के निकाल देते थे, लेकिन अब जब ये वाले एलिमेंट आएंगे हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास, हैवियर एलिमेंट आएंगे, तो फिर क्या होगा हमारे पास, ये हम इसको तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इसको तोड़ेंगे, हथौड़े से नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, हैमर से नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे,
और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो होता है बेटा हम लोग की केमिस्ट्री की भाषा में इसका करा देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। सर इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है, या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी होता है। और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे और तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तोड़ेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे और तोड़ेंगे, हाथ से नहीं तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे के उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और अगर हमें हल्के वाले मॉलिक्यूल को तोड़ना हो तो ये लगा दो, आप खींच लो, तोड़ देंगे। सर कॉपर ऑक्साइड के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। कैसे? PbO ले लें, मान लिए PbO, CO लिया था, यहाँ पे लेड ऑक्साइड ले लें, इसमें सर ये लगा दे तो हाँ टूट जाएगा, ये लाइटर एलिमेंट है ना अभी, तो ये हो जाएगा हमारा Pb, प्योर फॉर्म में निकल आएगा लेड, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। सर अगर हम PbO को इससे करा दे H2O से, अरे फिर से ये इधर से निकाल लेगा, फिर से हमारा लेड, ये क्या होता है Pb जो होता है बेटा लेड, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर, पानी ने पानी निकल जाएगा यहाँ से। और सर अगर PbO को CO से करा देंगे, PbO को अगर CO से करा देंगे फिर क्या हो जाएगा? PbO को CO से करा देंगे तो क्या हो जाएगा? PbO को CO से करा देंगे तो ये ऑक्सीजन और खींच लेगा, क्योंकि ये तो अभी लाइटर एलिमेंट है ना, तो Pb बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। हाँ, अब थोड़ा एक्सेप्शन सुनिए। एक्सेप्शन का मतलब जानते हैं? एक्सेप्शन का मतलब ऐसा समझिए, हमें लगता है ये चीज़ हो जाएगी लेकिन वो होगी नहीं, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे हमें लगता है कि आप अभी मेरी ये चीज़ हम जो पढ़ा रहे हो वो लिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप क्या पता नहीं लिख रहे हो। नहीं, लिख तो रहे होंगे आप लोग, ठीक है, तो वो चीज़ लिख रहे हो। तो एक्सेप्शन का मतलब यही होता है, जैसे कि मान ली हमने लिया जिंक ऑक्साइड ZnO, क्या सर इसको ये रिड्यूस कर देगा? देखा जाए तो हम लिख सकते हैं Zn और ये यहाँ से निकाल के CO हो जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है। जिंक ऑक्साइड का एक ऐसा एग्जाम्पल है, कि एक्सेप्शन में आता है कि कभी भी जिंक इन रिड्यूसिंग एजेंट से जिंक ऑक्साइड को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। कभी भी हम जिंक ऑक्साइड को कभी भी हम, बेटा एक नोट कर लिएगा, जिंक ऑक्साइड को कभी भी हम, अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहेंगे जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड को कभी भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते कोक से, कभी भी। ये एक्सेप्शन है, नहीं कर सकते। सर क्यों? हम कहेंगे एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप इसका जो एग्जाम्पल है आप ये कह सकते हैं, अगर आपने कौन से क्लास में, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, कौन से क्लास में? क्लास 10th में अगर आपने पढ़ी हो रिएक्टिविटी सीरीज, क्या पढ़ी हो? रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते, बहुत सारी हमारी एक सीरीज आती थी, AgAUPT, ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, ये एक के नीचे एक है, ऐसे समझिएगा, यहाँ पे जगह नहीं थी। अब आप देखेंगे जो Zn है हमारा, Zn ये है, ठीक है, ऊपर है हमारे पास, ठीक है, Zn हो गया हमारे पास। और हमारे पास अगर Zn को अगर हम रिप्लेस करेंगे, जो ऊपर इसके ऊपर रखा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रखा होगा वो नीचे वाले को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर हम आपको एग्जांपल दें, तो अगर हम आपको यहाँ पे कहें कि CuZn प्लस CuSO4 क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर ये इससे रिएक्ट होगा तो बन जाएगा ZnSO4 और Cu बन जाएगा। तो अब देखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ है? ये जिंक है, और Cu कहाँ है? Cu नीचे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जिंक पहले ऊपर रखा है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी पावर रखता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन सही है। नीचे वाला अगर मान लिया ऐसा होता
कि CuSO4 और Zn होता, तो आप कहते सर तो ZnSO4 हो जाता, ZnSO4 और प्लस Cu हो जाता। तो हम देखते हैं कि Cu ऊपर है या Zn, Cu नीचे, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये गलत हो जाती रिएक्शन, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखिएगा कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस करने की ताकत रखता है। अब आप कहेंगे सर गॉड भी तो है, सही बात है, गॉड भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे गॉड हमको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, उसका जो मर्जी हो। आजकल तो वैसे भी ज़्यादा रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो एक बार नोट कर लिए। पोटेशियम सोडियम, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम है, सोडियम है, और ये बेटा मिस्टेक हो गई, ये कैल्शियम है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसको नोट करिए बेटा, फिर हम आपको बताएं। यहाँ पे नोट क्या करिए, इसको नोट कर लिए बेटा जल्दी से आप लोग, ये चीज़ें आप नोट कर लिए, फिर हम बताते हैं आपको क्या है यहाँ पे। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है ये एक बुक है हमारी लिखी हुई चाणक्य की। आप इसको चाणक्य भी बोल सकते हो, चाणक्य अर्थशास्त्र, या कौटिल्य अर्थशास्त्र भी बोल सकते हो। अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री जो है हमारी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने जो बुक ऑफ चाणक्य है, चाणक्य ने लिखी थी, तो उसमें क्या बताया था, इसमें बताया था डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र के पानी से हम सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं। सॉल्ट समझते हैं, सॉल्ट NaCl वगैरह, KCl, MgCl2, ये सारे सॉल्ट्स हैं हमारे पास। तो इन्हीं ने अपनी बुक में ये बताया था कि केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन्हें धीमे धीमे डिस्कवरी होने लगी। जब वहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही थी तो वहाँ से जितने सारे हमें एलिमेंट्स मिल रहे थे, ऑब्टेन हो रहे थे, उसका एक्सट्रैक्शन होता, कोई अपने रिसर्च लगा रहा था, कोई अपनी थीसिस लगा रहा था। आज देखते हैं आप क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य में भी इन्होंने बताया था हमारा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, डिस्क्राइब किया था हमारा कि प्रोडक्शन कैसे होता है सॉल्ट्स का फ्रॉम सी से। सॉल्ट समझते हैं, ये सॉल्ट्स कहाँ से आते हैं। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा एक ग्रुप होगा हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 क्या होता है सर, ग्रुप 17 को तो हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रुप 17 को, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। सर हैलोजेंस क्या होता है, हैलोजेंस जो होते हैं हमारे ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ना याद हो फिर तो ऐसे याद करिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब हमारे क्या हैलोजेंस है। तो सर इससे इसका क्या मतलब है बेटा, हैलो का मतलब होता है हमारा, और जेंस का भी कुछ मतलब होता है। हैलो का मतलब होता है हमारा बेटा सॉल्ट्स होता है, ठीक है, और जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को बनाना। तो इन दोनों टर्म को जब मिलाते हैं तो हम बता रहे हैं कि सॉल्ट्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि सॉल्ट्स को बनाते कैसे। आप सॉल्ट वगैरह देखते हैं डिस्कवरी वगैरह चैनल में, तो सॉल्ट्स क्या होता है, वो मैनुअली हाथों से उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक बड़े बड़े वो क्या बना देते हैं, वो एक बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, वहाँ पे सारा पानी आता है, और सारे पानी के अंदर क्या होता है, वो जितना हमारा सॉल्ट्स होता है वो एक तरफ क्या होता है, डिपॉजिट होता जाता है। आप देखेंगे पूरा प्रोसेस है उसका, हमें यहाँ पे प्रोसेस नहीं समझना, बस समझना है कि इन्होंने क्या लिखा था और क्या बताया था। इन्होंने प्रोडक्शन किया था सॉल्ट्स वगैरह का, जो सी वगैरह से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और हमें अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली आज हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हैलोजेंस में क्या पढ़ते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सॉल्ट ही तो बनाते हैं। एक अल्कली मेटल उठा लिए, अल्कली मेटल ग्रुप 1 से उठाइए, क्या है अल्कली मेटल, मान लिए Na ले लिया, और इधर से Cl उठा लिया, तो ये क्या बना, सॉल्ट बना। Na उठा लिए, इधर से क्या ले लिए, Br ले लिए, सोडियम ब्रोमाइड ये आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड ये आ जाएगी, सब क्या बन रहा है, सॉल्ट्स तो ही बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन्हीं ने अपनी बुक में इस चीज़ को मेंशन किया था। अब वो प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा इतनी डीपली। फिर इनके बाद कौन है, सुश्रा संहिता है। सुश्रा आप पढ़ ले होंगे, संहिता, संहिता नहीं संहिता बोलते हैं उसको। ये इन्हीं ने क्या बताया, इन्हीं ने एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कर कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स अगर हम कहें आपसे, अल्कली मेटल्स अगर हम कहें आपसे, तो ग्रुप 1 में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, सर ग्रुप 1 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पहला होता है हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और CS है, सीजियम और फ्रेंशियम होता है। ये तो मालूम होगा, रेडियो एक्टिव होता है, ऐसे काउंट नहीं करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, अल्कली मेटल है। तो इस चीज को इन्होंने इसके इम्पोर्टेंस बताए थे कि क्या है, कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टी है, कलर कैसा होगा। तो ये इन भाई साहब ने सुश्रुत संहिता ने एक्सप्लेन किया था इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कली मेटल। ये बता रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन इन भाई साहब ने इस चीज को अप्लाई कर दिया, मेंशन कर दिया। किसने? चरक संहिता ने। चरक CHARK के चरक संहिता, SAM लिखा लेकिन पढ़ेंगे संहिता। इन्होंने क्या करा, मेंशन कर दिया इनके जो एलिमेंट्स इन्होंने बनाए थे, कि सारे इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट किए थे, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे धीमे धीमे करके। इन्होंने क्या करा, इन भाई साहब ने सारे एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनाया, कंपाउंड बना के कुछ मिक्सचर बनाया, और मिक्सचर बनाने के बाद इनके पास कुछ ये सब आ गया मिक्सचर। क्या क्या मिक्सचर आया? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको हमने एक बहुत अच्छे नाम से पढ़ते थे, हमारे एक टीचर थे, बताते थे कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे याद करो, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे याद रखो कि कहते नहीं है केमिकल का बादशाह, इसको कहते नहीं है किंग ऑफ केमिकल, ऐसे। तो किंग ऑफ केमिकल जिसको बोलते थे, भैया सबसे हार्ड होता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। कि H2SO4 हो गया, और क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड आया, और क्या आया, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर आया। ये चीजें बेचारे ये भाई साहब इस चीज को बता रहे थे, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को मिला मिलू के एक मिक्सचर बना के सारा मेंशन कर दिया, क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स हमारे आ सकते हैं। ये 3 एलिमेंट्स थे, सॉरी 3 कंपाउंड्स थे जो इन भाई साहब ने अपने मेंशन किए। उसके बाद हमारे पास क्या आया, रसोपानिशा आए। रसोपानिशा ने क्या किया, ये भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, थीसिस वगैरह, थीसिस तो नहीं कहेंगे, रिसर्च वगैरह कर रहे थे। ये क्या रिसर्च कर रहे थे सर ये जो थे रसोपानिशा जो थे, ये भी लगे थे जो सारे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट होते जा रहे थे। अब देखिए टाइम बीतता जा रहा है, 4th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, ये सारी सेंचुरी आगे आती जा रही है। अब धीमे धीमे रसोपानिशा ने क्या कहा, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, हमारा प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर को प्रिपरेशन किया। देखिए यहाँ पे लिखा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखा है गन पाउडर को बनाया। गन पाउडर तो आप समझते होंगे क्या होता है। गन पाउडर को आज हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, गन पाउडर को कहते हैं हम ब्लैक पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पाउडर। ये जो बारूद होता है, पोटास होती है, उसी को तो कहते हैं। तो ये रसोपानिशा ने अपने जो इन्होंने थ्योरी, जो अपनी हिस्ट्री बताई थी उसके बारे में, तो इन्होंने प्रिपरेशन किया था गन पाउडर का, जिसको हम ब्लैक पाउडर कहते हैं। आप अपनी भाषा में पोटास कहेंगे, जो क्रैकर्स के अंदर पाया जाता है। फिर इनके बाद एक हमारे पास बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट आए, तो उसको हम बताते हैं। पहले कि नोट कर लिए थोड़ी सी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली जाइएगा नहीं बेटा, क्योंकि मैं इसको आपको, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो साइंटिस्ट, लास्ट हमारा साइंटिस्ट क्या कहेंगे उसको, साइंटिस्ट ही समझिए। तो अब हमारे पास कौन है, नागार्जुन। हमने लास्ट जो पढ़ा था रसोपानिशा, उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब द मिक्सचर ऑफ गन पाउडर या ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। उन्होंने ये सारे कंपाउंड्स को मिला मिला के एक प्रिपरेशन करी थी। प्रिपरेशन करने के बाद उन्हें एक कंपाउंड मिला था, जिसको हम गन पाउडर, ब्लैक पाउडर कहते हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो आया है, नागार्जुन आया। अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन बहुत ही ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट है इंडिया के। इन्होंने क्या करा, ही देखिए क्या लिखा है, ही नागार्जुन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ही वाज रेप्यूटेड। रेप्यूटेड का मतलब समझते हैं? रेप्यूटेड का मतलब होते जाने माने, जाने माने बहुत बड़े एल्केमिस्ट थे और मेटालर्जिस्ट थे। मेटालर्जी का मतलब हमने बताया कि क्या होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं मेटालर्जी। एल्केमी का मतलब होता है यानी कि दवाएं वगैरह। यानी कि नागार्जुन ने जो अपनी डिस्कवरी की थी, सारी बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री के रूप में, जो केमिकल के रूप में जो हमारे ये लेके आए थे, वो था हमारा एल्केमिस्ट, यानी कि दवाएं वगैरह, जिसको आज एल्केमिस्ट को हम फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? फार्मास्यूटिकल, CEUTICAL, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें दवाएं वगैरह बनती हैं। ये भी बेचारे डिस्कवर कर रहे थे, इन्होंने भी डिस्कवर किया बहुत सारी चीज एल्केमिस्ट के बारे में। और मेटालर्जिस्ट क्या होती है, जिसमें से हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें लिख देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर मेटल। प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी हमने पीछे बताया था, आपको देख लिएगा बैक करके। तो नागार्जुन जो थे
ऑलरेडी जो वर्क कर रहे थे वो एल्केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट के ऊपर ये वर्क कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारी दवाएं वगैरह बनाई, ठीक है। आप कहेंगे सर वो काम क्यों नहीं आई दवाएं? देखिए वो फार्मास्यूटिकल के ऊपर काम तो कर रहे थे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो मॉडर्न केमिस्ट्री है। वो हम जो पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी हम ड्रग्स वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब हमारी कैसी है, इंग्लिश। कहते नहीं है कि एक एलोपैथी होता है, एक होम्योपैथी होता है। एलोपैथी क्या होता है जिसको इंग्लिश कहते हैं, होम्योपैथी क्या होता है, ये वो है। ये भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे केमिकल्स वगैरह इतने थोड़ी ना हमारे पास आए थे कि केमिकल्स मिला मिला के दवाइयाँ, ये भी थे। लेकिन ये आयुर्वेदिक वाले अगर देखेंगे कि ये इन्होंने आयुर्वेद वगैरह जड़ी बूटियाँ वगैरह, इस टाइम पे कौन खाएगा? आपके पेट में दर्द होगा या आपको, चलिए आपको नहीं होगा, किसी और को अगर कुछ होता है तो क्या करेगा? आज इंसान किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है या उसके पास जाता है जो जड़ी बूटी वगैरह लेता है? डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथी लेता है। होम्योपैथी से आजकल करते हैं कुछ लोग हैं, 100 में से अगर हम कहेंगे तो 10% कुछ ऐसे भी है जो होम्योपैथी लेते हैं। तो इन्हें बेसिकली इसके ऊपर वर्क किया और इन्हें बहुत अच्छी चीज़ बताई। इन्हें जितने भी हमारे कंपाउंड्स बताए थे, कंपाउंड्स का मतलब जितने भी आप कह रही एलिमेंट्स बताए थे, जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे या कंपाउंड वगैरह, इन्होंने जो मिला मिलू के दवाइयाँ बनाई, उसके इन्होंने कलर भी बता दिए। कलर क्या बता दिया? कलर ऑफ फ्लेम, यानी कि जब उसको हम जलाएंगे तो जैसे कि मान ली ये एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर करा। अब इस एलिमेंट ये हमारा जो कि हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, मान लीजिए पूरा का पूरा हमारा कंपाउंड बना है, कोई भी ZnCl2 या कुछ भी बना है, इसको अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद इसका कलर कैसा आएगा, यानी कि फ्लेम का कलर कैसा होगा, ये भी बताया था इन्होंने। यानी कि रासतंत्रा, रासतंत्रा केमिस्ट्री समझते हैं? केमिस्ट्री कौन सी थी? रासतंत्रा। यानी कि रासतंत्रा वो केमिस्ट्री होती है जो केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एलिमेंट को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका कलर, उसका ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, वो सारी चीज़ें बताते हैं। फिर दूसरे हमारे पास है चक्रपाणी। हमारे पास कौन है? CHAKRAPAN है, चक्रपाणी है। इन्होंने भाई साहब ने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने बेसिकली जो डिस्कवर किया था मरकरी सल्फाइड, यानी कि ये कंपाउंड मिला दिया था। इन्होंने ये किया कि इनके पास तो मेटल्स की अब तो भैया यहाँ पे आने लगे थे, एक्सट्रैक्ट करने लगे थे, धीमे धीमे लोग केमिस्ट्री के बारे में जानने लगे थे, रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं। तो धीमे धीमे क्या हुआ, इन्हीं ने कुछ एलिमेंट्स को, कुछ कंपाउंड को, कुछ मेटल को मिला के उन्हीं ने एक कंपाउंड बनाया। उस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या, उसको कहेंगे मरकरी सल्फाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मरकरी सल्फाइड कहेंगे। मरकरी सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Hg जो होता है बेटा वो हमारा होता है मरकरी होता है, और S जो होता है हमारा वो सल्फाइड होता है, इसको बोलते हैं मरकरी सल्फाइड बोलते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इसके बारे में और क्या किया था? एंड ऑल्सो इन्वेंटिंग द सोप्स, ही यूज मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कलीज एज ए इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। और इन्होंने साबुन वगैरह भी बनाया था, जो घर में आप नहाते हो जिससे साबुन वगैरह, सोप्स, वो भी इन्वेंट किया था। उसको कैसे इन्वेंट किया सर? इन्होंने कुछ मिक्सचर का इस्तेमाल किया। वो मिक्सचर कौन कौन से थे? मस्टर्ड ऑयल, पेड़ों से आता है, पेड़ है, पेड़ से मस्टर्ड ऑयल आता है हमारा, सीड्स वगैरह होती हैं, अभी बताएंगे पूरा। मस्टर्ड ऑयल को इन्होंने लिया, और मस्टर्ड ऑयल के बाद इन्होंने अल्कली मेटल, जो ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स होते हैं, उसको मिक्स करा। यानी कि इन्होंने मस्टर्ड ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, और उसके अंदर जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं हमारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं, उसको मिक्स करने पर इन्होंने जो बनाया वो हमारा क्या था? सोप्स बना। अगर इसको और अच्छे से पढ़ना है तो हम आपको और बता दे रहे हैं कि हमारे पास ये जो ऑयल आया है कहाँ से आया, इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करें? आप कहेंगे मस्टर्ड ऑयल, अल्कली मेटल मिलाया, सोप बनाया। इसको और अच्छे से समझिए। हमारे पास एक है ऑयल ऑफ एरेंडा, जिसको बोलेंगे ऑयल ऑफ एरेंडा। सर ये क्या है? ऑयल ऑफ एरेंडा क्या है बता रहे हैं। और एक है हमारे पास सीड्स, बीज, सीड्स ऑफ महुआ प्लांट्स। अभी सुन लिए इसको, सीड्स एक ये है और एक ये है, ऑयल ऑफ एरेंडा, सीड्स ऑफ MAHUA, महुआ प्लांट। सर ये क्या है? देखिए जो सीड्स ऑफ ऑयल एरेंडा लिखा है, इसका मतलब समझिए, पहले वाले का, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है।
जो लिखा है सीड्स ऑफ ऑयल ऑफ एरेंडा लिखा है। ऑयल ऑफ एरेंडा जो है हमारा, ये एक तरीके का स्पेशली जो हमारा है बेटा, ये एक तरीके का प्लांट होता है। स्पेशली क्या होता है, एक तरीके का प्लांट होता है जिसमें से आप लोग देखते हैं जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए घरों वगैरह में कैस्टर ऑयल जो होता है, कैस्टर ऑयल यहीं से तो ऑब्टेन करते हैं, ऑयल ऑफ एरेंडा से। इसको हम ये भी बोलते हैं कैस्टर ऑयल हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं ऑयल ऑफ एरेंडा से, जो स्पेशली एक प्लांट होता है हमारा। कौन सा प्लांट होता है हमारा, एक महुआ प्लांट होता है। ये प्लांट का सर नाम बताइए, ऑयल ऑफ एरेंडा। ऑयल ऑफ एरेंडा का जो प्लांट होता है बेटा, ये याद रखिएगा, उसका नाम होता है रेसिनस, रेसिनस कॉम्यूनस, रेसिनस कॉम्यूनस, रेसिनस कॉम्यूनस फैमिली का प्लांट होता है। ऑयल ऑफ एरेंडा सर क्या होता है, ऑयल ऑफ एरेंडा एक तरीके का प्लांट होता है सर। कौन सा प्लांट होता है, रेसिनस कॉम्यूनस होता है, जिसके अंदर कैस्टर्ड ऑयल या ये मिलता है, दोनों एक ही चीज़ है, ये मिलता है सर। उससे क्या होता है, जो हमारी बीज होती हैं, बीज क्या होती हैं, ऑयल कैसे निकालते हैं, बीज को हम क्या करते हैं, पीसते हैं, क्रश करते हैं, उसका मिक्सचर प्रोसेस से गुजारते हैं। तो जो सीड्स ऑफ महुआ प्लांट होता है, ये क्या होता है, इसमें तो बता दिया कि ऑयल ऑफ एरेंडा कहाँ से आता है, ये ऑयल कहाँ से आता है, ये आता है एक प्लांट से। उस प्लांट का नाम क्या है, रेसिनस कॉम्यूनस। ये कैस्टर या मस्टर्ड ऑयल स्पेशली ये हम लोग को क्या देता है, प्रोवाइड करता है। और सीड्स ऑफ महुआ प्लांट में क्या बता रहे हैं, ये सीड्स ऑफ महुआ प्लांट जो होता है बेटा, ये बहुत ही फास्ट ग्रो होता है, ये बहुत ही फास्ट ग्रो होता है, 20-20 मीटर तक की चला जाता है। ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। अगर आप कहेंगे सर ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ये जो महुआ प्लांट बता रहे हैं आपको, ये महुआ प्लांट होता है। महुआ प्लांट के अंदर ये सीड्स आती हैं, और इस सीड्स के अंदर जो होता है, इस सीड्स के अंदर होता है, ये प्लांट होता है, इस प्लांट के अंदर हमारी ये सीड्स आती हैं। और इसका दूसरा भी नाम होता है इस प्लांट का, इसको रेसिनस कॉम्यूनस भी कहते हैं। और इसके अंदर ये मिलता है, ये मिलता है। और ये प्लांट जो होते हैं बहुत 20-20 मीटर तक के लंबे हो जाते हैं। ये घने जंगल वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह जो होते नहीं वहाँ पे। और आप देखेंगे कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे सर ये जो फैमिली अगर हम बता दें, चलिए बता देते हैं, सेपो TACEAE, सेपोटीशिया, SAPOTACEAE, सेपोटीशिया फैमिली को बिलोंग करता है ये। अगर आप और जानेंगे तो सेपोटीशिया फैमिली के जो पेड़ होते हैं बहुत अच्छा काम होता है, बता दें, चलिए बता देते हैं। सेपोटीशिया फैमिली के जो काम होता है, ये डिसीजेस वगैरह जो होती हैं, तो जैसे आप देखेंगे कि पिंपल्स वगैरह लोगों को हो जाते हैं, ये तो एक ऊपर के हम आपको डिसीज बता, जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, मुहासे वगैरह, उसमें इसके जो ऑयल्स होता है बहुत अच्छा हम लोग यूज़ करते हैं। ऑयल जो दूसरा होता है हमारा, ये सेपोटीशिया फैमिली, ये जो होता है ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल होता है। किसमें होता है, ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल होता है सर, ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल होता है। और जितनी भी हमारी हार्ट डिसीजेज होती हैं, क्या होती है, हमारी हार्ट डिसीजेज होती है, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिसीजेज। सर ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो हमारा ये जो लंग्स होते हैं बेटा, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, ये लंग्स हैं, इसके अंदर छोटे हमारे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, गुच्छे में होते हैं ये लंग्स के अंदर। इसके अंदर जब ये जो अंदर छोटे ट्यूब्स होते हैं, इसको ब्रोंक्यूल्स ट्यूब बोलते हैं। जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन, स्वेलअप हो जाते हैं, तो स्वेलअप होने की वजह से सूज जाते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ये ब्रोंकाइटिस आता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल ट्यूब्स, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। अगर दिखाई ना दे रहा तो सुन लिए, ब्रोंक्यूल ट्यूब्स, BRONCHIEL, ब्रोंक्यूल ट्यूब्स में जो स्वेलअप हो जाता है उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। हार्ट डिसीजेस तो आप जानते हैं। अगर आप बेसिकली आप बात करेंगे शॉर्ट टर्म में, तो ये जो फैमिली होती है सेपोटीशिया फैमिली के प्लांट, ये रिस्पायरेटरी डिसीजेस को ट्रीट करते हैं। किसको करते हैं, रिस्पायरेटरी डिसीजेस, जितनी भी हमारी रिस्पायरेटरी डिसीजेस होती हैं उस वगैरह को ये ट्रीटेड करते हैं। बेटा इसको उतार लीजिए जल्दी से आप।